अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्रॉम काय अनंतनाग बेटा हमने 12th स्टूडेंट्स के लिए उरूज सीरीज स्टार्ट की है फॉर योर एंटायर सिलेबस, वेदर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट्स योर सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, पहले हम ना एक पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देंगे, हमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, अप्रोच सीखना है कि बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कितना हमें लिखना है वहां पे मार्क्स के अकॉर्डिंग। जहां तक सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है, यहां से बेटा आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें से लॉन्ग आंसर आपको 5 मार्क्स का मिलेगा और आपको 3 मार्क का क्वेश्चन भी मिल सकता है, या 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 ऑब्जेक्टिव। इस तरह से इसका पैटर्न बनता है। ठीक है, जहां तक इस चैप्टर का सवाल है तो हम जानते हैं सोल्यूशन में पहले आती है बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें पढ़ना होता है बेटा मेन प्रॉपर्टी जो वहां पे एग्जाम में पूछी जाती है। दिस आर द मोलैरिटी, जैसे हुआ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट। लेकिन इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे एग्जाम में रिपीटेडली आता है, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंड सेकंड, कभी कभी ना 1 मार्क का क्वेश्चन वो आपसे वेपर प्रेशर का भी पूछ लेता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है बेटा, फिर जब हम चैप्टर के आगे आते हैं तो हमें मिलता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी में मेन जो है दैट इज सोलिबिलिटी ऑफ गैस, एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैस में हमारे यहाँ आता है बेटा हेनरीज लॉ। तो हमें हेनरीज लॉ का अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है कि हेनरी लॉ होता क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस किस तरह काम करता है, हेनरी कांस्टेंट और सोलिबिलिटी ऑफ गैस का कौन सा रिलेशन है। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। एंड देन वी मूव टू द रोल्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्ट रोल्स लॉ आता है स्टेटमेंट वाइज, या कभी कभी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में एप्लीकेशन पार्ट में आता है रोल्स लॉ। ठीक है, तो रोल्स लॉ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे हम आइडियल सोल्यूशन का और नॉन आइडियल सोल्यूशन को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड अपॉन द रोल्स लॉ, वो सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एंड देन वी मूव टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सोल्यूशन चैप्टर, एंड दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां से आपको पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ये आपको पता है। और ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, सडन प्रॉपर्टीज डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की, जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे नहीं। ओके, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 होती हैं। वन इज कॉल्ड द RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसे हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनको डिटेल्ड में पढ़ना है और कितना हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सो दैट कि हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाए, वो सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जहां से अगर क्वेश्चन मिले आपको बोर्ड एग्जाम में, वो लार्जली आपको न्यूमेरिकल के शेप में मिलता है, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर में हम 2 केसेस पढ़ते हैं बेटा, केस ऑफ एसोसिएशन एंड केस ऑफ डिसोसिएशन, जहां से हमें एब्नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और इसी के साथ वांट ऑफ फैक्टर के साथ इंटरकनेक्टेड है वन ऑफ द ब्रीफ टॉपिक, जिसे हम कहते हैं बेटा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एंड देन वी हैव द वो टिपिकल टर्म, जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, उन चीजों को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, एंड देन वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले जो हमें पूछा जाता है एग्जाम में, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट और द कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां से आप 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ के जाइए, या रादर मैं कहूं 4 को पढ़ के जाइए। वन इज कॉल्ड द मोलैरिटी, another is called the molality, and the third one is mole fraction, and the fourth one is normality. देखो बेटा, लिखने का तरीका क्या है? मोलैरिटी को आप पहले थ्योरेटिकली डिफाइन करोगे। इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं,
उसे हम बेटा कहते हैं मोलैरिटी। ओके, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लार्जली बाइनरी सोल्यूशन होगा, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन के लिए हमने इफेक्टिव स्टडी कर रखी है, उनके लिए हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल होते हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं बट द कैलकुलेशंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई जो कोर स्टडी हमारी रहेगी वो सॉल्यूशंस होते हैं बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज कॉल्ड द सोल्यूट एंड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में कितनी है, सॉल्यूशन में कितनी है, इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज हैं। उन वेज को हम कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। एंड उसी में से जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, उनमें बेटा मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है एंड नॉर्मेलिटी है। देखो बेटा, मोलैरिटी किसे कहते हैं, ये हमने खुद डिजाइन किए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स एज पर द एक्सपेरिमेंटल नीड्स। ओके बेटा, देखो जैसे हम कहते हैं परसेंट, परसेंट हुआ आउट ऑफ 100, 100 में से हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसे हम कहते हैं परसेंट। जैसे फ्रैक्शन हम कहते हैं, फ्रैक्शन मींस आउट ऑफ 1। इसी तरह मोलैरिटी का रेफरेंस होता है बेटा 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स पड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं बेटा मोलैरिटी। अब इंग्लिश में इसको किस तरह लिखते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, वही हम सिखा रहे हैं बेटा। मोलैरिटी को आप लिखोगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे आपको लिखना है। और इसे हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल से, एम से, तो आप लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम। ओके, अब ये जो मोलैरिटी है मैथमेटिकली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन अपॉन वी। सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो लेना है बेटा लीटर में। ओके, फिर हम जानते हैं मोल कंसेप्ट से कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, है ना। गिवन मास बाय मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास, ऐसे हुआ वॉल्यूम divided by 22.78 STP, number of particles upon Avogadro number, and ideal gas equation PV is equal to nRT से भी हम number of moles को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको number of moles given mass में लिखना है, so it is WB by MB, right dear, WB by MB। फिर ये इक्वेशन, इस n का वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो मोलैरिटी आएगी बेटा WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V, और ये लिखना है बेटा लीटर। ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, पहले डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर लिखना है कि मोलैरिटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और किन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती। इसमें पर्टिकुलरली आपको मेंशन करना है बेटा टेम्परेचर। मोलैरिटी याद रखना, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में जब वॉल्यूम आए तो वो जो प्रॉपर्टी है, जैसे आप लैब में करते हो, तो उसका मोलैरिटी चेंज होता है, बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, दैट्स व्हाई मोलैरिटी चेंजेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगर हमें एग्जाम में आए मोलैलिटी, देखो सिमिलर लग रहा है ना बेटा, मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी को भी इसी तरह कंटिन्यू करना है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिखना है। लेकिन 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 यहां पे बेटा, यहां पे प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की जगह आपको प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है बेटा, यहां पे ख्याल रखना है। इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं मोलैलिटी से, आई मीन न्यूमेरिकल ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बाकी डेफिनेशन वही है, तो यहां आप लिख सकते हो बेटा, देखो देखो मोलैलिटी को फिर मैथमेटिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, it is denoted by small m, and that's number of moles of solute upon weight of solvent in kg। ओके बेटा, फिर से वही घिसा बेटा काम, NB को लिखो WB by MB, यहां रख दो और नई इक्वेशन बनेगी बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB by MB इंटू 1 अपॉन WA, लेकिन किसमें, kg में। कभी कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम में मिलेगा, उसको कन्वर्ट करिए kg में, डिवाइड करना है 1000 से, वो वैल्यू यहां पे रख दीजिए, दैट्स इट, यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। ओके, अब ये जो मोलैलिटी है बेटा, ये टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं होती। व्हाई? बिकॉज मोलैलिटी में मासेस आते हैं बेटा, और मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। देन वी मूव टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे नाम ही है फ्रैक्शन, इसीलिए हम कहते हैं कि मोलैलिटी हमेशा होती है, मोल फ्रैक्शन हमेशा होगा कि सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का लेस देन 1। ओके बेटा, सो मोल फ्रैक्शन अगर हम यहां पे लिखें, मोल फ्रैक्शन, देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन में बेटा पड़े हैं 2 कंपोनेंट्स, राइट, कंपोनेंट ए
प्लस कंपोनेंट बी। अब कंपोनेंट ए के मोल्स हैं बेटा Na, कंपोनेंट बी के मोल्स हैं बेटा Nb, राइट डियर। अब मुझे इस सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो आ रहा है, देखो बेटा, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। जब भी सेम क्वांटिटीज का रेशो आता है तो वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाता है। सो वी से दैट मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है बेटा, ये इन्वॉल्व करता है मासेस, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं होता है। गॉट इट? सो मोल फ्रैक्शन अगर बोर्ड एग्जाम में आए डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो आपको क्या लिखना है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय x। कहीं पे x भी होगा, कहीं इसे काई भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे वो मसला नहीं है, ठीक है बेटा। फिर आप मोल फ्रैक्शन के लिए एक बाइनरी सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, फिर इंडिविजुअली ए के मोल्स लोगे Na, बी के मोल्स Nb, तो यहां से निकालोगे बेटा काई ए और यहां से काई बी। तो जब आप इन दो को ऐड करोगे जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है, दैट्स इक्वल टू 1। सो टोटल मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन का होगा दैट्स इक्वल टू 1। 1 में से हम, अगर हमें काई ए पता है तो आप काई बी निकाल सकते हैं सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग काई ए। ओके, एंड देन वी जंप टू नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है बेटा। अब नॉर्मेलिटी डिफरेंट है देन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से, क्योंकि यहां पे जो है, यहां नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो, आप जानते हो मोल कंसेप्ट में दो टर्म्स यूज होती हैं। वन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, अनदर इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। बस यही फर्क है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्मेलिटी में भी वही डेफिनेशन है जो मोलैरिटी का है। नॉर्मेलिटी भी आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ही फाइंड करते हैं, लेकिन मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके बेटा, फिर इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। यहां ऊपर लिखोगे बेटा Nb, डिवाइड करोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, लेकिन यहां पे लिखोगे आप Nb इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। ओके बेटा, बस इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट के लिए फिर Nb निकालोगे, इट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसका इक्वेशन बनता है नॉर्मेलिटी का बेटा W अपॉन E इंटू 1 अपॉन V। इस तरह आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। देखो बेटा, ओके, अब कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको ये 4 प्रॉपर्टीज एनी हाउ पढ़नी है, ठीक है। एंड देन वी मूव टू वेपर प्रेशर। देखो, जो हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है, जो इसमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो सब हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा किससे? वेपर प्रेशर से। ओके, 90% ऑफ द कंसेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वेपर प्रेशर टर्मिनोलॉजी। ओके बेटा, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो बेटा, वेपर प्रेशर हमने आपने पढ़ा है, क्लास में भी सबने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर हम डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम आए, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और ऑन द वॉल्स जो कंटेनर होगा, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं बेटा वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? वी कैन राइट इट एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, द प्रेशर ऐसे एक्सर्टेड, ऐसे लिखना है बेटा, बाय द वेपर्स, the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is known as vapor pressure at equilibrium, or by the vapors on the surface of liquid at equilibrium। ये point important है बेटा, equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure। ओके, अब क्या लिखना है बेटा इसके बाद? अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको इसकी डिपेंडेंसी भी दिखानी है कि ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है और किन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, याद रखना। वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। ओके, जो हम पढ़ते हैं क्लैश-क्लैपेरॉन इक्वेशन में dP अपॉन dt इज इक्वल टू ओके del S अपॉन T डेल्टा V, वहां से हम जानते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है बेटा, ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। लेकिन ये टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंड नहीं करता, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। ओके, सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ओके, बट वेपर प्रेशर एक लिक्विड का,
याद रखना दो चीजें हैं, एक है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और दूसरा है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप सॉल्यूशन की कंपोजिशन को वेरी करोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होता है। ओके बेटा, तो प्योर सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, प्योर सॉल्वेंट के लिए आप कहोगे कि वेपर प्रेशर, और जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं ना बेटा, ये हम प्योर सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नॉट अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। बट सॉल्यूशन के लिए आप कहेंगे बेटा वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कि सॉल्यूशन में अगर आप कंपोजिशन को चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर अपनी वैल्यू बदल देता है। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। इट इज द इवोपरेशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर बेटा एक कांस्टेंट प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पे आता है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल पे भी डिपेंड नहीं करता, ये शेप ऑफ द वेसल पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये पैरामीटर्स आपको लिखने हैं कि वेपर प्रेशर किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये सब आपको वेपर प्रेशर में लिखना है। ओके, एंड देन जो हमें पढ़ना है इसी वेपर प्रेशर के रिलेटेड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ जो दिया है रोल्ट ने। किसने दिया बेटा? रोल्ट ने, जिसे हम कहते हैं रोल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा? रोल्ट्स लॉ। ओके, वो हम आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं वहां डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं स्टेटमेंट बताता हूं कि रोल्ट ने क्या किया। रोल्ट ने लिक्विड मिक्सचर पे बहुत अच्छा खासा काम किया। तो रोल्ट ने कहा कि किसी भी मिक्सचर में, किसी भी, देखो ये हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, मान लो इसमें लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी है। ओके बेटा, अब ये लिक्विड ए जो है इसका ऊपर जो वेपर्स होंगे, देखो यहां वेसल के ऊपर जो क्या होंगे बेटा? वेपर्स। इस वेपर में ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन। ए मान लो मैंने डार्क किए ऐसे, देखो बेटा ये ए के वेपर्स हैं, जो मैंने डार्क नहीं किए मान लो वो बी के वेपर्स हैं। अब ए का टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल मीन्स द कंट्रीब्यूशन। ओके, पार्शियल टर्म मिक्सचर के लिए यूज होती है, ये यूज किया था डाल्टन ने गैसेस के लिए। ओके बेटा, तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर है गैस का ऊपर, ये इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन है कंपोनेंट ए का, कितना कंट्रीब्यूशन है कंपोनेंट बी का, उसके लिए हम पढ़ते हैं बेटा रोल्ट्स लॉ। ओके, अब रोल्ट ने क्या किया? रोल्ट ने इस प्रेशर को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड्स इन द लिक्विड फेज। यही प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डाल्टन्स लॉ। एंड वायर डाल्टन्स लॉ के केस में आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फेज यूज करो, यही फर्क है। रोल्ट्स लॉ में सेम प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फेज, एंड सेम वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, देन वी यूज द मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। ओके, ये फर्क है, ठीक है। अब रोल्ट ने क्या कहा कि किसी भी कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में, वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर में, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। और कंपोनेंट बी का जो टोटल प्रेशर होगा बेटा, कंट्रीब्यूशन होगा, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये रोल्ट्स ने कहा। इसी को मैथमेटिकली आप इस तरह लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द लिक्विड मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हम यहीं पे एक दूसरा स्टेटमेंट भी बनाते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी देयर इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इस स्टेटमेंट को भी हम रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीजें आपको रोल्ट्स लॉ में लिखनी है। ओके, देन वी मूव टू, इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद आते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। कभी पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन इस तरह आता है, या कभी डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड
नॉन आइडियल। इसको हमने काउंट किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हम इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल नाम से ही पता चलता है कि ऐसा सोल्यूशन जो रोड्स लॉ को ओबे करे, हाँ, एट वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो दो लिक्विड्स आपस में आप मिक्स करा रहे हो उनका नेचर नियरली सिमिलर हो, उनका साइज सेम हो, उनमें पोलैरिटी सेम हो, ओके, वो सब देखना पड़ता है, उनमें इंटरेक्शन सेम हो, तो वो जो लिक्विड्स हैं वो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जिनमें ये नेचर ना पाया जाए, कोई पोलर हो तो कोई नॉन पोलर हो, ओके, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लार्जली एक दूसरे से डिफर करते हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो हम आगे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इस चैप्टर से वहीं पे हम इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हाट वी कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट ईयर डायरेक्ट डेफिनेशन ही आई थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं किन सॉल्यूशंस के लिए? डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ओके बेटा, पहले ये बात याद रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में जो हमारा सॉल्यूट हो वो ना एसोसिएट हुआ हो ना डिसोसिएट हुआ हो। सो पहले ये समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी जाती है। किन सॉल्यूशंस के लिए बेटा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, जिसमें ये हम एज्यूम करते हैं जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और जहां कुछ भी हीट ना रिलीज, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन से, वहां कुछ भी एनर्जी का रिलीज ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बेटा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस और आइडियल सॉल्यूशंस, और इन्हीं को हम पढ़ते, इन्हीं के लिए हम पढ़ते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, राइट? सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। अच्छा, जो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मान लो कोई सॉल्यूट पार्टिकल इतना सा बड़ा है और दूसरा सॉल्यूट पार्टिकल इतना सा है, ठीक है बेटा, ये मैटर ही नहीं करता कि सॉल्यूट पार्टिकल बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर, क्वांटिटी मैटर करती है। इसीलिए इसके लिए जो एनालॉजी हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लाइक द डेमोक्रेसी इन विच क्वांटिटी मैटर्स नॉट क्वालिटी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां क्वांटिटी, नंबर मैटर करता है, नेचर मैटर नहीं करता, ओके। So, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है? वहां आएगा बेटा व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप लिखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ना करे। जब भी नेचर हम कहते हैं ना केमिस्ट्री में यूजुअली, तो वो लार्जली साइज होता है, ठीक है बेटा। सो साइज मैटर नहीं करता कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ओके। अब ये कोलिगेटिव देखो, आपने किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, यहां पे आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हो। देयर आर द ओनली 4 प्रॉपर्टीज जो ये नेचर पोजेस करती है, बाकी प्रॉपर्टीज नेचर और नंबर से, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देयर आर ओनली 4 प्रॉपर्टीज, सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं। सॉल्यूशन के पास 4 ही प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। सॉल्यूशन के पास डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सरफेस टेंशन है, these are also the properties of solution, लेकिन ये नेचर पे डिपेंड करती हैं। But only 4 properties are there which only and only depends upon the number of the solute particles. 4 ही ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, एंड दोज प्रॉपर्टीज, जो 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, उनको हम कहते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस वेयर द सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर अंडरगोज एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ओके बेटा। फिर क्या लिखोगे? दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ओके। फिर देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखना, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है बेटा, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड RLVP,
इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक है बेटा, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है प्रॉपर्टी बेटा? PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू IB, ऐसे लिखना। The relative lowering of vapor pressure of a solution is directly proportional to its mole fraction. Okay बेटा, ऐसे। So relative lowering of vapor pressure is a colligative property, लेकिन यहां पे याद रखना है बेटा, vapor pressure is not a colligative property. वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये एग्जांपल्स लिखने हैं ऐसे कि वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आपको सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा TB, that is boiling point. Boiling point of the liquid is not a colligative property. Okay, boiling point colligative property नहीं है, but elevation in boiling point, that is delta TB, that's a colligative property. ये mention करना है। ऐसे लिखना है बेटा TF, freezing point. Freezing point is not a colligative property, but delta TF, ऐसे लिखना है बेटा बोर्ड एग्जाम में, depression in freezing point or decrease in freezing point is a colligative property. Similarly लिखना है बेटा osmosis. Osmosis, right? Osmosis is not a colligative property, but osmotic pressure जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं, it is a colligative property. Okay बेटा, चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप एग्जाम में पढ़ोगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको मिलेगा डिफाइन ऑस्मोसिस, फिर लिखा होगा हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिस्कस ऐसे आएगा, या हाउ इट इज, ये भी एडिशनल में होता है, डिटरमाइन the molecular mass of non-volatile solute from osmotic pressure, कैसे निकालते हैं, because osmotic pressure is the best property to calculate the molecular mass of non-volatile solute। तो सबसे पहले आप osmosis की definition लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? osmosis की definition। कैसे osmosis क्या होती है? It is a flow of the solvent molecules from high solvent concentration to low solvent concentration across a semi-permeable membrane is called osmosis। ओके बेटा, जब हाई कंसंट्रेशन से वाटर फ्लो करे लो कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके बेटा, फिर लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? इट इज एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये एक्सेस प्रेशर हम कहां लगाते हैं बेटा? सॉल्यूशन साइड से, टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट्स कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ colligative, ऐसे लिखोगे पहले डेफिनेशन, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर लिखोगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे ही लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय पाई, ऐसे लिखना। फिर लिखना है इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये जो सोल्यूशन, पहले हमने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन सोल्यूशन के लिए पढ़ी जाती है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए। और ऑस्मोसिस पे बहुत ही खूबसूरत काम किया है वॉन हॉफ ने। ओके बेटा, वॉन हॉफ ने कहा कि जो हमारे डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हैं इनको हम आइडियल सॉल्यूशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, वो हमने सब आपको क्लास में पढ़ाया है कि कैसे वो आइडियल गैस की तरह, वो जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगता है, वो मेम्ब्रेन अंदर जाता है तो लिक्विड वॉल से टकरा के वहां से आ जाता है। ठीक है, वो सब हमने क्लासरूम में पढ़ा है। यहाँ हम सिर्फ इक्वेशंस के बेसिस पे हमसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ बॉयल लॉ, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आप जितना सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ लुसाक्स लॉ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। देन वी कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, वी राइट पाई इज डायरेक्टली proportional C into T। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में, देयर इज कांस्टेंट व्हिच इज अगेन जो S होता है, जो जिसके डायमेंशन सारा कुछ मैच होता है गैस कांस्टेंट के साथ, सो वी राइट इट एज पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ओके बेटा, इस तरह आपको इक्वेशन लिखना है। फिर यहीं से आपको मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। पाई कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V into R into T, ऐसे लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो बेटा WB by MB into RT। ओके, ऐसे यहां से आप MB की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे। ओके, फिर यहां से आप डेंसिटी भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे, यहां मैं V भूल गया, ठीक है बेटा, यहां आएगा
ऐसे। फिर ये पार्ट जो है ये डेंसिटी का काम करेगा, सो एम बी इज इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर टी अपॉन पाई, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज ऑस्मोसिस, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, फिर आता है खेल कि जब हमारा सल्यूट जो होगा, जब हमारा सल्यूट होगा नो इलेक्ट्रोलिटिक, जब हमारा सल्यूट होगा इलेक्ट्रोलिटिक, जब हमारा सल्यूट होगा इलेक्ट्रोलिटिक। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट में आपको ध्यान रखना है कि देयर में बी डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन केस कब होगा, डिसोसिएशन केस कब होगा, उसको देखने के लिए हमें पढ़ना होता है बेटा वॉट हॉफ फैक्टर। ओके, वॉट हॉफ फैक्टर, देखो बेटा वॉट हॉफ फैक्टर ये किन के लिए पढ़ी जाती है, जब सल्यूट जो है हमारा अब वो नॉर्मल नहीं है, अब वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से बाहर आ चुका है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अब उन सॉल्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं जहां आपका सल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। तो वो जो डिसोसिएशन हो रहा है एंड एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट पार्टिकल का, उसके लिए पढ़ा जाता है द लास्ट कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द वॉट हॉफ फैक्टर। तो वॉट हॉफ फैक्टर होता क्या है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर, अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन इनिशियल मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर में डाला बेटा 5 मोल्स ऑफ NaCl या 5 पार्टिकल ऐसे मान लीजिए, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद अब हम जानते हैं इस सॉल्यूट का नेचर आयनिक है, तो ये टूट जाएगा इनटू कैटायंस एंड एनायंस। तो हमें कितने आयंस मिलेंगे बेटा, 5 Na पॉजिटिव 5 Cl नेगेटिव, तो टोटल आयंस कितने आए 10। हम एक्सपेक्ट करते थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा 5 के इक्वल, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल हमने 5 लिए थे, लेकिन सॉल्यूट का नेचर डिसोसिएटिव है। ओके, तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हमें मिलेगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होगा। इस एबनॉर्मलिटी को स्टडी करने के लिए ही है नया कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं बेटा वॉट हॉफ फैक्टर। गॉट इट? सो वॉट हॉफ फैक्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वॉट हॉफ फैक्टर हमें क्या दिखाता है, ये हमें दो चीजें पहले दिखाता है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ है। ओके, अब इस वॉट हॉफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं बेटा आई से। अगर इस आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है तो जो सॉल्यूट है उसका जो नेचर है वो है बेटा डिसोसिएटिव, तो सॉल्यूट पार्टिकल आपका वाटर में डिसोसिएट हुआ है। और अगर इस आई का नेचर बेटा लेस देन 1 आया है तो मान लो जो हमारा सॉल्यूट है दैट इज एसोसिएटिव इन नेचर, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ है या सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ है। ओके बेटा, वो चीज हमें बताती है बेटा वॉट हॉफ फैक्टर। तो जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा या सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा तो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा वो नॉर्मल नहीं होगा, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई वी हैव टू करेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले आते हैं हमें उनको करेक्ट करना पड़ता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द वॉट हॉफ फैक्टर आई। ओके, जैसे अगर मैं पाई लिखूं, अभी आ रहा था CRT व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगोस एसोसिएशन। अब जब सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर या तो डिसोसिएटिव है या एसोसिएटिव है तो उस केस में हमें ये करेक्ट करने के लिए यहां लिखना है बेटा आई, वॉट हॉफ फैक्टर आई से मल्टीपल करना है। ओके बेटा, सिमिलरली अगर मैं लिखूं डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, जिनको हमने कैटेगराइज किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे हम आपको सिखाएंगे कौन से क्वेश्चन हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है बेटा KB इंटू एम। ओके, अब ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपको तब मिलेगी जब सॉल्यूट ना डिसोसिएट हुआ है ना एसोसिएट हुआ है, बट व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब वो कितना वैल्यू आएगा उसके लिए इंट्रोड्यूस करना है इन्हीं प्रॉपर्टीज में वॉट हॉफ फैक्टर एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई आई हियर। सिमिलरली अगर आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल TF, ये किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज KF इंटू एम, राइट, KF इंटू एम, तो इंट्रोड्यूस करना है बेटा आई। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के लिए लिखना है बेटा, वो तो ऑलरेडी हमने किया है, या RLVP होती है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट्स इक्वल टू KIB, तो यहां मल्टीपल करना है आई। ओके, सो कहने का मतलब ये है व्हेन द सॉल्यूट इज when the solute undergo dissociation or association, then we have to introduce a new factor and that's what we call the Ward Hoff factor. अब Ward Hoff factor association और dissociation में इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सारा डेरिवेशन आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फाइनली आप dissociation के लिए लिखते हो when the solute undergo dissociation, ऐसे देखो बेटा, जब solute का क्या होता है बेटा,
डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इट इज DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, यहां से आप आई निकाल सकते हो। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड पर फार्मूला यूनिट। एंड नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 फार्मूला यूनिट से। ओके, एसोसिएशन के केस में बेटा आप आई कैसे निकाल सकते हो, इट इज 1 प्लस, यहां लिखते हो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब एसोसिएशन में या तो डाइमराइजेशन होगा सॉल्यूट का, 2 सॉल्यूट पार्टिकल आपस में मिलकर एक बनाएंगे, या ट्राइमराइजेशन होगा, 3 सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट होकर एक बनाएंगे, या टेट्रामेराइजेशन होगा, 4 सॉल्यूट पार्टिकल आपस में मिलकर एक बनाएंगे। सो ये डाइमराइजेशन के लिए आपको n की वैल्यू 2 लेनी है बेटा, ट्राइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू 3, टेट्रामेराइजेशन के लिए n की वैल्यू 4। और अगर आप देखोगे ये वैल्यू i जो है हमेशा लेस देन 1 आएगी, और ये i वैल्यू बेटा क्योंकि ये जुड़ रहा है ना 1/n फ्रैक्शन आएगा वहां से माइनस में, तो ये वैल्यू बेटा हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसको आपको अच्छे से देखना है। अब हम करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको किस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट होता है, जो आपने क्लासेस में पढ़ा है कि व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट to a volatile solvent, purely it is water, okay, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। सो वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का एलिवेट होता है। एंड व्हेन वी राइट इन आवर बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। सो यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर जब आप एलिवेशन लिखने जाओगे ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होगा द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution and the boiling point of pure solvent. That's what we call the elevation in boiling point. And elevation in boiling point is a qualitative property because it depends upon the number of solute particles. मतलब अगर आप solute particle का नंबर बढ़ाओगे तो elevation in boiling point का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो आप लिखोगे the change in boiling point or the elevation in boiling point is directly proportional to the change in vapor pressure, which is because of the mole fraction of the solute. तो आप इन दो को इक्वेट करोगे, ठीक है। सो दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, और वो सारा कैलकुलेशन करके आप फाइनली कहां पे पहुंच जाओगे, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहां तक आपको ये इक्वेशन डेराइव करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम में आप यहां तक लिखोगे ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, where Kb is known as molar elevation constant or ebullioscopic constant and small m is molality, ठीक है। फिर आप लिखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो बेस्ट एप्लीकेशन है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिर आप मोलैरिटी को इन टर्म्स ऑफ मास लिखोगे बेटा ऐसे, Kb दैट्स इक्वल टू WB by MB into 1000 upon WA, दैट्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कंक्लूड करोगे। एंड इसमें आपको ग्राफ भी ऐड करना है, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन की करो एंड सॉल्वेंट का करो, ठीक है। फिर यहां पे आप प्लॉट करोगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TB एंड विच इज ग्रेटर देन TB नॉट, राइट। तो यहां तक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है डेराइव करके। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी आपको ऐड करना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, ठीक है। सो ये चीजें आपको 5 मार्क्स देगी। यहां से आपको डेरिवेशन मैथमेटिकल स्टार्ट करनी है और यहां पे कंक्लूड करना है टू ऑब्टेन द इक्वेशन डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ओके, इसके बाद आप मोलैरिटी को इक्वेशन में लिखेंगे WB by MB into 1000 upon WA। यहां से आप MB का इक्वेशन लिखोगे, MB को यहां पे लोगे एंड डेल्टा TB से डिवाइड कर दोगे, दैट मींस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में तैयारी करनी है, इस तरह आपको इस
क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है बॉइलिंग पॉइंट की, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन वी ऐड a non-volatile solute to a volatile liquid, its vapor pressure decreases, and with the result the boiling point increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. So फिर आप इसी जो आप थ्योरी लिख रहे हो इसको एक मैथमेटिकल शेप देंगे। कैसे दोगे बेटा? आप लिखोगे the change in boiling point, rather we can say the elevation in boiling point is because of the change in vapor pressure, and that change in vapor pressure is because of the amount of non-volatile solute. फिर ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, इन दो को इक्वेट करिए प्रोपोर्शनल में, फिर वो सब चीजें जो आपने पढ़ी है क्लास में, इन दो को बेटा वहां से आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। फाइनली यू विल अराइव here that delta TB is equal to KB into M, where KB is molar elevation constant, which is the constant of the solvent. KB सिर्फ solvent पे डिपेंड करता है। ओके, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है कि if we change the molality, what will happen to the KB? It remains unchanged, क्योंकि KB एक proportionality constant है, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो चेंज नहीं होता है कि अगर आप मोलैलिटी को चेंज करोगे। ओके, सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने आपको क्लास में भी बोला है कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ ऐसे दो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल माय बेस्ट फ्रेंड है। आपको सिर्फ टीबी की जगह टीएफ करना है और केबी की जगह केएफ करना है, बाकी थ्योरी वाइज ये सारे सेम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सेम है। ओके, बस ध्यान ये रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आता है बेटा टीबी माइनस टीबी नॉट, बिकॉज टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ओके, लेकिन डिप्रेशन में उल्टा आता है, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सो इट इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। आपको थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द liquid. Okay, and then how it is a qualitative property, because it again depends upon the number of solute particles. तो depression क्या होता है? The difference in the freezing point of pure solvent and the freezing point of the solution is known as depression in freezing point. फिर वही काम करना है कि depression in freezing point is because of the change in vapor pressure, and change in vapor pressure is because of the amount of non-volatile solute. तो इन दो को आप इक्वेट करिए, वहां से आप इक्वेशन जो फाइनल डिराइव करोगे, दैट इज डेल्टा टीएफ is equal to kf into m. So this kf is called a molar depression constant, or we can say it is it's also known as cryoscopic constant. तो यहां तक फिर वही काम आपको करना है बेटा, मोलैलिटी का इक्वेशन लिखना है, WB upon MB into 1000 upon WA, वहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह फिर वही ग्राफ जो फेज डायग्राम का ग्राफ आता है, ठीक है बेटा, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन and this is the freezing point of the pure solvent. So this gap, ये जो change है, this is what we call the delta TF. इस तरह आपको लिखना है depression in freezing point। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फिर लिखोगे व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, विद द रिजल्ट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो फिर इसी जो आप लिख रहे हो ना, इसी को मैथमेटिकल शेप दोगे, एज वी नो दैट द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेपर प्रेशर एंड दैट चेंज because of the amount of non-volatile solute. फिर यहां से आप इक्वेशन डिराइव करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, and then you arrive at delta TF is equal to KF into M. तो यहीं से आप अपना क्वेश्चन कंक्लूड करोगे। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या तो आपको एलिवेशन पूछेगा या डिप्रेशन पूछेगा। ठीक है बेटा, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यू ऑल नो दैट द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल conditions of temperature and pressure over wide range of concentrations, उन solutions को हम कहते हैं बेटा ideal solutions, and the solutions which does not obey Rolle's law, उन solutions को हम कहते हैं बेटा non ideal solutions। और non ideal में हम फिर से दो पढ़ते हैं, positive deviation वाले non ideal solution and negative deviation वाले non ideal solution। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिले कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, आई गेस लास्ट ईयर भी ये आया है, इसके 3 मार्क्स होंगे, तो आप कॉलम बनाइए, एक जगह लिखिए बेटा आइडियल एंड सेकेंड यहां पे लिखिए डियर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? पहला पॉइंट लिखना है कि दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज रोल्स लॉ। नॉन आइडियल में लिखोगे दो सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। तो ये वाले सॉल्यूशन पहले कॉलम में लिखोगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट दे ओबेज रोल्स लॉ। ओके, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? दे डज नॉट ओबे रोल्स लॉ।
ये रोड्स लॉ को ओबे ही नहीं करते। ओके, सेकंड क्या लिखोगे, इसमें जो ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग जो ए बी इंटरैक्शन वो सारा आइडेंटिकल होता है। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिक्विड्स एंड आफ्टर मिक्सिंग द न्यू इंटरैक्शंस दे ऑल आर आइडेंटिकल। ओके, किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन में। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए इंटरैक्शंस एंड बी इंटरैक्शंस ये भी डिफरेंट होती है एंड नई इंटरैक्शन जो डेवलप होगी बिटवीन ए एंड बी वो सारा डिफरेंट होता है। और ये पॉइंट कहां पे लिखोगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि इंटरैक्शन सेम है, ना इंटरैक्शन बढ़ रही है ना इंटरैक्शन कम हो रही है, मतलब यहां से हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा दैट्स इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहां पे कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट देनी भी पड़ेगी मिक्सिंग के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, इंटरैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, या नए बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो यहां जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होगा जिसे हम एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कहेंगे दैट्स नॉट इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। एंड देन आप फोर्थ पॉइंट, अगर इसके 3 मार्क्स होंगे तो आपने मेन कैरेक्टर लिखा करो, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग। देखो बेटा, अगर हम डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें, मतलब अगर आपने लिक्विड ए के लिए है ना 50 ml, लिक्विड बी 50 ml, तो नया वॉल्यूम जो सोल्यूशन मिक्सचर का बनेगा दैट्स इक्वल टू 100 ml। यहां ना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सो वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगा वो भी 0 होगा बेटा। लेकिन नॉन आइडियल में ऑल पॉसिबिलिटीज है बिकॉज इंटरैक्शन डिफरेंट है। अगर इंटरैक्शन स्ट्रांग होंगे तो वॉल्यूम लिटिल बिट श्रिंक करेगा। ओके, अगर इंटरैक्शंस वीक होंगे तो वॉल्यूम लिटिल बिट इंक्रीज होगा। तो यहां इस केस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा दैट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, इन केस ऑफ फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो द डेल्टा ऑफ मिक्सिंग फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एंट्रोपी व्हिच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो डेल्टा ऑफ मिक्सिंग दोनों के लिए positive होगा, greater than 0 because when we mix the things the impurity increases the disorder and when disorder increases the entropy increases, right there। तो ये इस तरह आपको लिखना है difference between ideal and नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो वही होगा दैट इज प्रेशर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ। लेकिन इस केस में जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा और जो रोड्स लॉ से यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा, जो कैलकुलेट करने की कोशिश वो आपस में एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रेशर बराबर नहीं होंगे। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको 1 मार्क्स पूछता है, लास्ट ईयर से आ रहा है, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या जस्ट डेफिनेशन पूछेगा कि मोलैरिटी क्या होती है। देखो बेटा, जब हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, क्योंकि मेन टारगेट जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस सिंपल होती है। ओके, हम टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं बट देयर कैलकुलेशंस बिकम डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई जो सॉल्यूशन चैप्टर में टारगेट होता है बेटा वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास 2 चीजें हैं, वन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, अनदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज हैं, जिन डिफरेंट वेज को जो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो वेज हैं उन्हीं को हम कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे आप पढ़ते हो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, वो सारा आपने क्लास में पढ़ रखा है। एंड देन वी हैव टू डिफाइन द मोलैरिटी। मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप परसेंटेज कहते हो ना, 100 में हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो मोलैरिटी के लिए जो रेफरेंस है दैट्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पड़े होंगे उसी का नाम है मोलैरिटी। लेकिन लिखना कैसे है? लिखना है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as molarity, and molarity is denoted by capital M and mathematically it is equal to N by V। ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा, where N is number of moles of solute upon volume of solution। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स जानते हो, इन टर्म्स ऑफ मास आपको लिखना है दैट इज WB by MB, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम यूज करते हैं IUPAC, A हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए एंड B हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए। लाइकवाइज नंबर में 1 हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए एंड 2 यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए। ओके, फिर ये N यहां पे रखोगे, सो थोड़ा बहुत ऐसा लिखना है सो दैट मार्क्स ज्यादा आए, इनटू 1/V।
लेकिन V किस में रखना है बेटा, लीटर में। अगर आप मिलीलीटर रखोगे तो उसको डिवाइड करना है 1000 से, वही 1000 ऊपर आता है, वो आपने पढ़ा है इक्वेशन कैसे बनता है। ओके, फिर इसकी यूनिट्स लिखने हैं कि मोलैरिटी की यूनिट है बेटा मोल्स, मोल इज द ओनली नंबर व्हिच पॉजेस यूनिट दैट इज मोल, एंड वॉल्यूम होता है बेटा लीटर, सो यूनिट बनेगा बेटा मोल पर लीटर। ओके, अब ये जो मोलैरिटी है बेटा, जिस कंसंट्रेशन टर्म में, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है, दैट कंसंट्रेशन टर्म चेंजेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सो मींस मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके बेटा, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स रोल्स लॉ। टेस्ट स्टेटमेंट आता है, व्हाट्स रोल्स लॉ? रोल्स क्या कहता है? रोल्स ने बेटा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस पे बहुत काम किया है। ओके, रोल्स क्या कहता था कि the partial pressure of any component, the partial vapor pressure of any component in the liquid mixture is equal to the product of the partial pressure of that component in pure state and its mole fraction। या दूसरी स्टेटमेंट आप इस तरह लिख सकते हो, the partial pressure of any component in the liquid mixture is directly proportional to its mole fraction। जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा, ये लिक्विड A प्लस लिक्विड B, लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन का A, B का मोल फ्रैक्शन का B। तो अगर मुझे निकालना है कि ऊपर जो वेपर होगा, गैस होगा, उसमें जो प्रेशर A का प्रेशर कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, वही रोल्स ने कहा दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहूं पीबी, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज काई बी। फिर वो सब जानते हो आप बेटा, इसको कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में, देयर इज पी ए नॉट इंटू काई ए, राइट देयर, और यहां पे भी ऐसे ही पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू काई बी। ओके, सो टोटल प्रेशर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर का समेशन पी ए प्लस पीबी। फिर ये यहां रखना है, ये यहां रखना है, ठीक है, इनका सम लिखना है। फिर एक इक्वेशन जो एनसीईआरटी पे गिवन है वो आप लिखोगे इस तरह, पीटी इज इक्वल टू, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो मैंने वो तरीका आपको बताया बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस क्या आएगा बेटा, फिर ऐसे ये बी, फिर माइनस पी ए नॉट, फिर फिनिश होगा बेटा काई बी से, ऐसे ए बी ऐसे करना है। या आप काई बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इस तरह लिख सकते हैं पी बी नॉट प्लस यहाँ पे आएगा बेटा पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट, तो एंड होगा बेटा काई ए से। फिर वो ग्राफ आपको प्लॉट करना है जो एनसीईआरटी पे बना हुआ है, ठीक है, इस तरह आपको रोल्स लॉ एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है डियर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल्स लॉ हो गया, मोलैरिटी, आइडियल, डिप्रेशन, एलिवेशन। ओके, हाँ ये एक और क्वेश्चन है बेटा, हेनरीज लॉ। ओके, ये भी आपको 2 मार्क्स का मिल सकता है, हेनरीज लॉ। हेनरी ने क्या कहा है बेटा, हेनरी ने कहा है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी को आप यहाँ पे जो हेनरीज लॉ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें चलना है, दैट इज सॉल्युबिलिटी जो होती है काई बी या काई ऑफ गैस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके बेटा, बस ये याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो प्रेशर के बढ़ने से बढ़ जाता है। कब तक बढ़ेगी, जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो। ओके, दैट्स व्हाई हेनरीज लॉ लो प्रेशर पे काम करता है, हाई प्रेशर पे नहीं। जब ऑलरेडी वाटर आपका सैचुरेटेड हो तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस अंदर तो जाएगी नहीं। ओके, सो दिस लॉ वर्क्स एट लो प्रेशर कंडीशंस। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, द मोर गैस गेट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर, और जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू लिचट-लियर्स प्रिंसिपल, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड एंडो की तरफ शिफ्ट होगी, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके, और इसमें वो खेल भी आता है हेनरीज कांस्टेंट का कि जितना केज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, बिकॉज केज जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा केज भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली केज के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हेनरीज लॉ लिखना किस तरह है, हेनरीज लॉ लिखना है, अकॉर्डिंग टू हेनरी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. More is the value of pressure, more is solubility at constant temperature. Okay, जिस टेम्परेचर पे आप solubility को स्टडी कर रहे हो। ओके बेटा, ऐसे लिखना है आपको हेनरीज लॉ, ठीक है। सो और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और आ सकते हैं कि डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ओके, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ऑप्शन में देगा बेटा वेपर प्रेशर, ओके, फिर देगा यार ऑस्मोसिस, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
elevation in boiling point is a colligative property, but boiling point is not a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property, but freezing point is not a colligative property. तो ये चीजें आप जानते हो, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। बस यही जो क्वेश्चन है इन पे ज्यादा नजर रखनी है। तो मेरी मानो 4 colligative प्रॉपर्टीज आप पढ़ के जाओ, ठीक है, वही आएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। और स्टेटमेंट में पढ़े रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंस, और यही सब एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपको वो हाई फाई स्टडी भी करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, समझो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करो लिखने की, ठीक है। प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर जो है उनको भी देखिए, आप उन पे अच्छे से काम करो, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स इस चैप्टर में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो आप सब गेन करोगे। आई होप यू एंजॉय दिस वेरी शॉर्ट लेक्चर सीरीज। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।